morning, students. I welcome you all in our DVE learning classes. Yesterday, we have studied about the recoil energy and the Doppler effect in our Maxwell spectroscopy, and we have discussed this graph also. इस ग्राफ में आपने देखा था कि हमें दो यहाँ पर पीक मिल रही थी, दो कर्व हमें दिखाई दे रहे हैं. एक कर्व जो है वो सोर्स की वजह से है और जो दूसरा कर्व जो है वो एब्जॉर्बर का है. और यहाँ पर जैसा आपको बताया था कि जो विड्थ ऑफ द कर्व जो है वो क्या है, डॉपलर शिफ्ट है. ओके, सो व्हाट इज द डॉपलर शिफ्ट? when a radiation emitted by a moving source, then observer sees a shift. Okay, and this shift is called Doppler shift. Okay, or Doppler frequency, or Doppler effect. Okay, when a radiation emitted by a moving source, then observer sees a shift, and this shift is called Doppler shift or Doppler effect or the Doppler frequency, and it is denoted by the capital D. It is denoted by capital D. तो जो कैपिटल डी जो है उसे कैसे दिया जाता है, उसे हम देते हैं इस इक्वेशन से. ये आपको नोट करना है. कैपिटल डी मीन्स डॉपलर शिफ्ट इज इक्वल्स टू द ई गामा न्यू बाय सी एंड द कॉस थीटा. ओके, देखिए डॉपलर शिफ्ट चाहे ऑब्जर्वर के केस में हो, मतलब एब्जॉर्बर जो है हमारा, या फिर एमीटर हो, दोनों ही केस में डॉपलर यानी कैपिटल डी जो है वो पॉजिटिव ही होता है. ठीक है, मतलब जब सोर्स जब मूव करेगा तो जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होता है वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा. जैसे कि कल आपने देखा था, आपने इक्वेशन देखी थी, ई गामा इक्वल्स टू द ई आर प्लस डी माइनस आर था सोर्स के लिए, और एब्जॉर्बर की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ई गामा इक्वल्स टू द ई आर प्लस डी कैपिटल डी एंड द प्लस आर रिकॉइल एनर्जी. तो अभी हम बात कर रहे हैं कैपिटल डी की. तो कैपिटल डी यानी डॉपलर शिफ्ट जो है उसे हम कैसे दे सकते हैं, ई गामा यानी एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन. व्हाट इज द ई गामा? E gamma equals to the energy of gamma radiation. Okay, and nu equals to the frequency of source, and C equals to the velocity of light
And what is the theta? Theta is the angle between मूविंग सोर्स, जो कि क्या होगा, रिकॉइल न्यूक्लियस होगा. मूविंग सोर्स का क्या मतलब है? इट इज द रिकॉइल्ड nucleus, angle between moving source and emitted gamma. ओके, तो इस तरह से हम डॉपलर शिफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप नोट कर लीजिए इसे. अब जो एंगल जो है, एंगल जो क्या है, कॉस थीटा है. तो कॉस थीटा का एंगल जो है वो क्या होता है, -1 से लेकर के +1 तक चेंज हो सकता है. तो यानी जो डॉपलर इफेक्ट जो है वो क्या कर सकता है, मे चेंज द एनर्जी ऑफ द गामा रेडिएशन. ओके, और इसे हम और किस वे में लिख सकते हैं? इसके लिए डी की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं डेल न्यू. डेल न्यू जो है वो क्या हो सकता है, हम किसकी जगह पर यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल डी की जगह यूज़ कर रहे हैं. तो डेल, आप ये ध्यान रखिए कि कैपिटल डी जो है, यानी डॉपलर शिफ्ट को हम डेल न्यू से भी लिख सकते हैं. बिकॉज द व्हाट इज द डॉपलर शिफ्ट? डॉपलर शिफ्ट इज द शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी, यानी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, डेल न्यू. एंड डेल न्यू इज गिवन बाय द nu v upon c. And what is the nu? Nu equals to the frequency of source and v is the velocity of source and c equals to the velocity of light. एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स यानी न्यू जो है वो यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मूविंग न्यूक्लियस. ओके, लेकिन यहाँ पर अभी मैं इस टर्म को यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा इजी वे में. तो इस तरह से अब आपके पास में डॉपलर शिफ्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले बन गए हैं. एक तो डॉपलर शिफ्ट इक्वल्स टू द ई गामा न्यू बाय सी कोस थीटा, and the second one is the del nu, yani change in the frequency can be equal to the nu v by c. okay, तो अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल. ये नोट कर लीजिए आप. अब देखिए न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, राइट डाउन. A free Mossbauer nucleus, that is the 57 iron, emits gamma ray of frequency 3.5 into 10 is to power 8 per second. Find the Doppler shift. अब Doppler shift जो है उसे find करना है. ओके, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है अब हमें, there is a frequency is given, that is the
frequency of gamma ray. Emitted gamma ray is given, that is the 3.5 into 10 is to power 18 per second और द सेकेंड वर इनवर्स. ओके, तो अब हमें पता है मोमेंटम ऑफ गामा रे कैसे दे सकते हैं हम. P इक्वल्स टू हमने क्या किया था, h बाय लैम्डा एंड h न्यू अपॉन c, इसे हम लोग दे सकते हैं. ठीक है, या फिर ये क्या हो सकता है, इट कैन बी E अपॉन c. ठीक है, तो P किसके इक्वल आ जाएगा, P हो जाएगा E बाय C के इक्वल, और E क्या है, E इज द गामा, E गामा अपॉन C के इक्वल आ गया P. और दूसरा जो P जो होता है वो किसके इक्वल होता है, P m इंटू V, मास इंटू वेलोसिटी. ओके, तो ये हो गया नंबर 2. सो आई कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. अब इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, P E गामा अपॉन C इक्वल्स टू द एम वी. ओके, इसके इक्वल हो जाएगा. और अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, और V इक्वल्स टू द E गामा अपॉन एम सी. ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम ये देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रे, यानी ये अब हमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ द न्यू गामा. तो अभी हमारे पास में ई गामा नहीं दिया हुआ, तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू द एच न्यू गामा डिवाइडेड बाय एम सी. तो अब इस फॉर्मूले से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, V को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, यानी सोर्स की जो वेलोसिटी है उसको अब हमने कैलकुलेट करना है. तो लिखें V इक्वल्स टू एच न्यू. व्हाट इज द h? h इज द प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट जो है वो कितना है, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू पावर -27. ओके, एंड द वेलोसिटी इज द 3.5 इंटू 10 टू पावर 18 जो है ये गिवन है. ठीक है, h की वैल्यू रख दी मैंने, न्यू की वैल्यू रख दी. अब लिखना है मुझे मास. तो मास आयरन का कितना है, 57 होता है. 57 डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया मास, और मल्टीप्लाई किससे करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जो कि कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको जब सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारे पास में V की वैल्यू आएगी 8.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, और अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है डॉपलर शिफ्ट को. ठीक है, तो डॉपलर शिफ्ट के लिए अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, डॉपलर शिफ्ट किसके इक्वल होता है, डॉपलर शिफ्ट था हमारे पास में E गामा न्यू बाय V बाय C, E गामा V बाय C के इक्वल था. ठीक है, यहाँ पर अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं डॉपलर शिफ्ट. तो डॉपलर शिफ्ट के अंदर क्या हो जाएगा, E गामा V बाय C जो है वेलोसिटी ऑफ द फोर्स आ जाएगा यहाँ पर, इसके इक्वल हो जाएगा, और C से हम इसको
डिवाइड कर देंगे। तो अभी हमारे पास में वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 8.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया है। तो डॉपलर शिफ्ट जो है क्या हो जाएगा, एच न्यू गामा वी सी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम वी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h की वैल्यू जो है कितनी रखी थी हमने, 6.62 इंटू 10⁻⁻27, ओके। और न्यू जो है हमें दिया हुआ है, दैट इज 3.5 इंटू 10⁻+18। और वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 8.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8.2 इंटू 10⁻³ आएगा यहाँ पर, 8.2 इंटू 10⁻³ को इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻³ भी आएगा। तो 8.2 इंटू 10⁻³ ओके, एंड डिवाइडेड बाय, ये वेलोसिटी हो गया, डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हमारे पास में जो कैपिटल डी की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने से, वो वैल्यू आ रही है अब हमारे पास में 3.95 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इन्होंने आंसर निकाल लिया है, एंड वी नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट will equals to the 1.602 into 10⁻12 अर्ग। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्लैंक कांस्टेंट आ गया है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ गई है, 8.2 आ गया है यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी थी, और फिर हमने इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर लिया है, और हमारे पास में डॉपलर शिफ्ट आ गया है। ठीक है, नाउ द इंस्ट्रूमेंटेशन। स्कीमेटिक डायग्राम बना रही हूँ मैं। तो इस स्कीमेटिक डायग्राम में जो मेजर पोर्शन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। तो जो फर्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा वो रहेगा सोर्स, ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज द सोर्स। और जो हमारा सेकंड पोर्शन जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्बर होगा। ठीक है, दिस इज सेकंड पोर्शन। और जो हमारा थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, that is the Geiger-Müller counter। Geiger-Müller काउंटर का क्या काम है, गामा रेडिएशन को काउंट करना। ठीक है, तो जो हमारा सोर्स जो है वो क्या है, वो मूवेबल होता है। सोर्स जो होता है वो मूवेबल होता है। सोर्स यहाँ पर एक स्कैनिंग डिवाइस लगी हुई होती है, और इसको सोर्स को एक स्क्रू हेड टॉप पर इसको अच्छे से टाइटली कसा हुआ होता है, जिससे कि ये जो है इसके एंगल को डिजायर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया जा सके, इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सके। और यहाँ पर जो स्कैनिंग डिवाइस जो होती है उसकी हेल्प से हम सोर्स और एब्जॉर्बर के बीच में वेलोसिटी को, जो गामा रेडिएशन की वेलोसिटी जो है, उनको हम एनर्जी को, यानी
इसको मूव करके गामा रेडिएशन की एनर्जी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं और डिजायर्ड लेवल तक पहुंचा सकते हैं, जहां पर कि रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने से क्या हो जाएगा, गामा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने कल जो क्लास में आपको एक डायग्राम बताया था, ये वाला, कि मॉसबोर ट्रांजिशन जो है ना सिर्फ इस शेडेड एरिया में ही होगा। और इस शेडेड एरिया का क्या मतलब है कि इन दोनों की एनर्जी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि एब्जॉर्ब की जा सके एब्जॉर्बर से। तो उस एनर्जी लेवल तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि कई जगह पर उसको 12.5 लिखा हुआ है, कई जगह पर 14.5 लिखा हुआ है, तो हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेकर के चलते हैं 14.5 या फिर 12.5 का। तो उस लेवल तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, अगर जो सोर्स जो है उससे अगर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की गामा रेडिएशन एमिट हो रही है, तो उसके अंदर +2 या फिर +4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे इंक्रीज किया जाए, इस एनर्जी को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो उसको एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इस सोर्स को मूव करते हैं आगे पीछे। जो स्कैनिंग डिवाइस जो लगी हुई है, वो स्कैनिंग डिवाइस डॉपलर इफेक्ट पर काम करती है। ठीक है, वो डॉपलर इफेक्ट के ऊपर उसका मतलब जो प्रिंसिपल जो है वो डॉपलर इफेक्ट बेस्ड है। और इसीलिए जब हम इसकी स्पीड को चेंज करेंगे, -1 से +1 तक हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो गामा रेडिएशन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एब्जॉर्बर जो है गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, एब्जॉर्ब करने से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होगा। और जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है इस टाइम में, यानी गामा रेडिएशन की नंबर में फॉल डाउन हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर 100 गामा रेडिएशन आ रही थी और कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि रेजोनेंस पॉसिबल हुआ और गामा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में यहाँ पर जो रेडिएशन निकलेंगी वो क्या होंगी, वो कम होंगी, 100 नहीं निकलेंगी ना। क्योंकि 100 अगर सोर्स अगर इसको दे रहा था, एक रफली आइडिया बता रही हूँ, और फिर इसमें इसने 70 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी कितनी गामा रेडिएशंस निकलेंगी, बाकी यहाँ पर 30 निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि 70 तो एब्जॉर्ब हो गई। तो गाइगर मूलर काउंटर जो है 30 रेडिएशन को काउंट करेगा और हमें उसी फॉर्म के अंदर एक स्पेक्ट्रा जो है वो मिलेगा। तो यानी जो स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो हमें कैसा मिलता है, मॉसबर्ग स्पेक्ट्रम देखते हैं अब हम। तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, जैसे जैसे -1 से +1 की तरफ जा रहे हैं। और ये क्या है, अब हमारे पास में गाइगर मूलर काउंट्स हैं। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें काउंट्स मिलते हैं, यानी इंटेंसिटी की टर्म में काउंट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो जो है गामा रेडिएशन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जो कि क्या है, हमारा शेडेड रीजन वाला एरिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो काउंट्स क्या हो जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होकर के फॉल डाउन हो जाएंगी। और फिर उसके बाद में फिर वो जैसे सोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, या फिर जो भी जो मैक्सिमम डायरेक्शन जो थी जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा था उससे डेविएट होना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एमिशन होने लग जाएगा। मतलब जो यहाँ पर सोर्स के अंदर, सॉरी, एब्जॉर्बर के अंदर जो सोर्स से जो गामा रेडिएशन जो आ रही थी, अब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो पास आउट हो जाएंगे। जब ये पास आउट होने लगेंगी तो इनकी क्या हो जाएगी,
इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और इस तरह से ये इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मॉसबर्ग स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैं इससे रिलेटेड आपको इसके नोट्स जो हैं, नोट्स तो नहीं बोलूँगी, फोटोकॉपी है एक मेरे पास में, भट्टा मिश्रा बुक है, उसको मैं आपको सेंड कर दूंगी उसकी पिक्स लेकर के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।